आज का हमारा टॉपिक है यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन कौन यूज़ करता है। सो देर आर टू यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन. यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. मतलब कि इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी इस्तेमाल की जाती है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन इस्तेमाल करेगा? अब यहाँ पर हम इसे यूज़र कहते हैं, लेकिन आप इसे डिपार्टमेंट भी समझ सकते हो. ठीक है, यू कैन अज्यूम दैट दीज आर डिपार्टमेंट्स. जैसे आपको मालूम है ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे. तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हिस्सा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. पर्सोनल, सी दिस इज़ नॉट पर्सनल. पर्सनल नहीं है, इसे पर्सनल नहीं कहते, इसे पर्सोनल कहते हैं. पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करते हैं, तो उनको भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. वहाँ पर अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कोई पार्ट टाइम, कोई फुल टाइम. इन सभी डिटेल्स को पर्सोनल डिटेल्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ मार्केट रिसर्च. मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन. परचेजिंग, जब भी रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, रॉ मटेरियल किससे खरीदते हैं? रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदा जाता है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो प्रोडक्ट बनाएगा, जिसे कहते हैं प्लांट. प्लांट मतलब पौधा नहीं, प्लांट मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है. हम कहते हैं कि प्रोडक्शन प्लांट, मतलब प्रोडक्ट वहाँ पर बनता है. नेक्स्ट इज सेल. प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, बेचा जाता है. कभी बल्क में भी बेचा जाता है, कभी उसे एज अ सिंगल यूनिट भी बेचा जाता है. फिर है पब्लिक रिलेशंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का हिस्सा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डिपार्टमेंट जो बाहर की पब्लिक के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखता है. सो दीज आर 8 इंटरनल डिपार्टमेंट्स. सो 8 यूजर्स विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप इसको इंडिविजुअल सब पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे यहाँ पर ये परचेजिंग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं. जैसे कि अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट, ये अलग आता है. फिर सिमिलरली यहाँ पर जब पर्सोनल की बात निकलती है, तो यहाँ पर हम पेरोल का डिस्कशन करते हैं. पेरोल यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी का जनरेशन, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाती है उसकी बात हम करते हैं. तो हर एक के अलग अलग सब डिविजन्स भी हो सकते हैं, पर ये 8 मेन डिविजन्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं. ओके, और 4 डिविजन्स हैं विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी इनका ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना होता है. बिना इनके काम नहीं चल सकता. तो पहली क्या है? गवर्नमेंट. क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है? नहीं, बाहर होती है, लेकिन फिर भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके प्रोटोकॉल्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सबको फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट इज ऑडिटर. ऑडिटर मतलब सीए. एक्सटर्नली एक सीए रखती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे के पूरे अकाउंट्स को मैनेज करती है. अंदर तो सीए होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक एक्सटर्नल ऑडिटर भी रखा जाता है जो सभी अकाउंट्स को मैनेज करता है. शेयर होल्डर्स एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. कंपनी के शेयर कंपनी के लोग भी खरीद सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी, लेकिन बाहर के लोग भी खरीदते हैं. तो शेयर होल्डर्स एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और लास्ट तो है कस्टमर. हर एक कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ होता ही है, कैसे ना कैसे जुड़ा हुआ होता है. आज अगर फॉर एग्जांपल हम जियो का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जियो का सिम कार्ड हम सबके पास है, या किसी भी कंपनी का हो, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम जियो में काम करें. वी आर अ कस्टमर, वी आर एक्सटर्नल, वी आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बट वी आर यूजिंग द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हम ऑर्गेनाइजेशन के एक हिस्सा हैं. तो ये 8 हैं यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये 4 हैं यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आपकी एग्जाम में जनरली 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लिस्ट आउट द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हम हर एक चीज़ डिटेल में आज समझेंगे. ये इसलिए समझेंगे क्योंकि आगे जो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं ना, टीपीएस, डीएसएस, एमआईएस, ईआरपी, वहाँ पर इनमें दिए हुए कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ वर्ड्स जैसे कि पेरोल, कॉस्ट एलोकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, प्लांट मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स, लिक्विडिटी, आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स, ये सभी वर्ड्स आपको आगे जाकर काम लगेंगे. हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में देखेंगे. सो लेट्स सी दिस. यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज डिसीजन मेकिंग. कोई भी इंफॉर्मेशन किस लिए काम लगती है? ताकि डिसीजंस ले सकें.
कोऑर्डिनेशन यानी कि मिलजुल कर काम कर सके, प्लानिंग कर सके और कंट्रोल कर सके। ये एक ऐसा टॉपिक है जो डिटेल में हम बाद में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं प्लानिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। शॉर्ट में अभी समझा देता हूँ। शॉर्ट में हम इसको ऐसे समझते हैं कि प्लानिंग इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर इस्तेमाल की जाती है, जो कि फॉर एग्जांपल CEO, MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना, मैनेजर्स, ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो प्लान तैयार करते हैं। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में नीचे के लेवल्स पर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, एम्प्लॉय को काम देना पड़ता है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका फीडबैक देना पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, तो उसे कहते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल होती है, लेकिन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में होती है, बहुत डिटेल में। जैसे प्लानिंग इन्फॉर्मेशन कहती है कि वी हैव टू मैन्युफैक्चर 10,000 बिस्किट्स इन 1 मंथ और उसकी सेल करनी है, ये प्लानिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में इसका पूरा डिटेल आएगा, कहाँ पर कौन मैन्युफैक्चर करेगा, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितना माल लेकर आना है, कितना सामान लेकर आना है, कितने घंटे मशीन चलेगी, कितना काम किया जाएगा, कितनी सैलरी देनी है, ये सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ओके, तो ये सब हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो। तो इन्फॉर्मेशन मे बी यूज्ड आइदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इज accounting. You understand what is accounting? Accounting department creates, maintains, processes and retrieves which data? कौन कौन सा डेटा? पहला क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि उनको क्वांटिटी से लेना देना होता है। कौन सी क्वांटिटी? किस चीज़ की क्वांटिटी? जैसे कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। कैश फ्लो, कितना पैसा किस चीज़ में लगाया। इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब कितना स्टॉक है। मैंने पहले भी कहा था ये वर्ड बार बार आएगा, इन्वेंट्री, ये आगे जाकर 100 बार और आने वाला है, तो याद रखना ये वर्ड्स आपको बहुत काम आएंगे आगे की थियरी लिखने के लिए। पेरोल का मतलब क्या होता है, याद करो। पेरोल मतलब सैलरी जनरेशन। पेरोल TPS आगे जाकर हम समझने वाले हैं। पेरोल TPS, पेरोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। कॉस्ट अलोकेशन, कितना पैसा लगाया। एंड एक्सपेंसेस मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कितना खर्चा किया। तो इन सब चीज़ों पर उनको ध्यान देना पड़ता है। मैनेजमेंट सीक्स इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू इट्स डिसीजन मेकिंग सच एज डेटा ऑन द इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया किसी भी नए प्रोजेक्ट में, तभी वो डिसीजन ले सकेंगे ना। उनकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी है, वो कितने पानी में है, यानी कि उन्होंने कितना प्रॉफिट या फिर कितना नुकसान किया, ठीक है, ऑफ द फर्म। फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी, ये वर्ड भी बार बार आएगा। कभी हम फर्म बोलते हैं, कभी हम कंपनी बोलते हैं, कभी हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कभी हम इंस्टीट्यूशन भी बोलेंगे। सी इंस्टीट्यूशन का मतलब कॉलेज या स्कूल नहीं होता। अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे ना, तो इंस्टीट्यूशन का मतलब इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ड भी कभी कभी आएगा। एंड द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस, पैसे कितने खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, तभी डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ऐसे नहीं लिए जा सकते। प्लांट मैनेजर्स, प्लांट मतलब पौधा नहीं, प्लांट मतलब जहाँ पर मशीनरी रखी जाती है, जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो प्लांट मैनेजर्स को ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि कितना सामान इस्तेमाल हो रहा है, कितना लेबर लग रहा है, लेबर मतलब एम्प्लॉयज़ की कितनी ज़रूरत पड़ रही है। एंड ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड यानी कि जैसे बोलते हैं ना, ओवर मतलब ऊपर, हेड यानी कि सर, सर से ऊपर खर्चा जब हो जाता है, मतलब जितनी लिमिट होती है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। सेल्स मैनेजर्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है, दे नीड टू नो अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए। तो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। दूसरा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। द फाइनेंस डिपार्टमेंट लुक्स टूवर्ड्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू बोरोइंग, बोरोइंग मतलब पैसा लेना, फंडिंग यानी कि पैसा लगाना, एंड डिटरमाइनिंग द नेसेसरी लिक्विडिटी, कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा लगा और अभी उनका कितना कैपिटल बचा, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी से उनको पता चलता है। Therefore the data related to capital structure, कैपिटल मतलब समझते हो आप, कितना पैसा है, कितना लैंड है, कितनी मशीनरी है, कितना मैन पावर है, उसे कहते हैं कैपिटल। तभी उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, कितना इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने पैसा लिया था, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स, कितने शेयर होल्डर्स अभी बाकी हैं, कितनों को हम अप्रोच कर सकते हैं, कितने अभी हैं, डिग्री ऑफ लेवरेज, लेवरेज मतलब पैसा लेने के बाद कहाँ कहाँ पर लगाया, एंड मार्केट कंडीशंस मस्ट ऑल्सो बी अवेलेबल। ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट सीक्स इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग दैट वुड मैक्सिमाइज द अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स। टॉप मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम लगती है, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन बहुत काम लगती है
तभी वो आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स को अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि नए लोगों से कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकते हैं। शेयर मार्केट ऐसे नहीं चलता, उसका एक बहुत बड़ा काम है, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा कंपनी यूज़ करती है, फिर कई बार कंपनी को फ़ायदा भी हो जाता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। नेक्स्ट इज पर्सोनल। पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयज़, ये वर्ड बार बार आएगा, आप इसे मैन पावर भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी कह सकते हैं, लेबर भी कह सकते हैं, पर्सोनल भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम है ये। मैनेजमेंट सीक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। कितने फुल टाइम एम्प्लॉय हैं? फुल टाइम समझते हो, जिनका रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़, कभी कभी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 2 या 3 घंटे के लिए विजिटिंग बेसिस पर भी काम करता है। सुपरवाइजर्स रिपोर्ट्स, कितने सुपरवाइजर्स हैं, उनके अंडर में कौन कौन काम कर रहा है। कल्चरल एंड मैन पावर रिपोर्ट्स, कई बार उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से कल्चर के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कितने पंजाबी हैं, कितने गुजरातीज़ हैं, कितने साउथ से हैं, अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉयज़ के बारे में जानना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड मैनी अ टाइम्स बेस्ड ऑन द जेंडर टू, कई बार ऑर्गेनाइजेशन को ये भी जानना पड़ता है कि उनके वहाँ पर कितनी फीमेल्स और कितने मेल्स काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कार्य देने के लिए अलग अलग जेंडर को भी देखना पड़ता है, ठीक है। इसे बोलते हैं जेंट्री, कितनी जेंट्री है उनकी वहाँ पर, ठीक है। हैंडलिंग द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम मिलता है, आपको पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी एम्प्लॉयज़ को लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, फिर 1 महीने का उसको गैप दिया जाता है, फिर से 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, हर बार ऐसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। आवरली मंथली रेट्स, कई बार घंटों के हिसाब से काम होता है, कई बार मंथली सैलरी दी जाती है। बोनस बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बोनस दिए जाते हैं। सर्विस सीनियरिटीज़, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय सीनियर हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे साल दर साल एक्सपीरियंस उसका बढ़ता जाता है, उसकी सीनियरिटी इंक्रीज होती जाती है। और आपको पता होना चाहिए, सीनियरिटी इंक्रीज होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आती हैं, सैलरी भी ज़्यादा देती है ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड कंडक्टिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट, साथ ही साथ सबके एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट करने पड़ते हैं, उनको पूरी नॉलेज है या नहीं है, लेटेस्ट मार्केट के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जैसे आईटी फील्ड में जब आप जाओगे, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आईटी कंपनी में, तो स्टार्टिंग में आपको बोला जाएगा नेव डेवलपर, नेव डेवलपर, NAIVE। नेव का मतलब होता है बिल्कुल नया, सीखते सीखते वो बनता है डेवलपर, और डेवलपर बनने के बाद उसके ऊपर एक होता है टीम लीडर, मल्टीपल टीम लीडर्स के ऊपर होता है एक प्रोजेक्ट लीडर जो उन सभी को संभालता है, ठीक है। तो ये सब सीनियरिटी की बातें हैं। साथ ही साथ ये भी जानना पड़ता है कि कौन सा एम्प्लॉय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये सब इनकी ड्यूटीज़ हैं पर्सोनल डिपार्टमेंट की। The payroll department is given with periodic reports containing the names of current authorized employees and the members in the organization. Payroll department को ये information मिलनी चाहिए, personal department का ही एक हिस्सा है payroll department, जो सैलरी जनरेशन का काम करता है। अगर उसे पता ही नहीं है कि कितने ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयज़ हैं या कितने मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सैलरी कैसे जनरेट करेगा? उसके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए ना, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने घंटे काम करते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च। अगर आपको मार्केट में चलना है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट बिके, अगर आप चाहते हो कि आपको फ़ायदा हो, तो आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपने मार्केट को स्टडी नहीं किया ना, तो आप लंबे समय तक नहीं चल सकते, एक दिन आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूसली मार्केट को स्टडी करता रहता है। द मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म्स, फर्म मतलब कंपनी का, कंपनी की मार्केट पोटेंशियल, मतलब कि कंपनी मार्केट में कितना खरा उतरी है, कितनी उसकी मार्केट वैल्यू है। सिंपल भाषा में, अगर सिंपल भाषा में कहें तो कितनी कंपनी की मार्केट वैल्यू है। कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर मतलब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद कितना खुश है, उसके बिहेवियर से मतलब उसके कैसे पता चलेगा कि कस्टमर नेक्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट खरीदने आता है या नहीं आता है। देखो, कस्टमर अगर खरीदने आ रहा है तो सीधी बात है आपका वो प्रोडक्ट चल रहा है, अगर नहीं खरीदने आता है मीन्स यू हैव टू इम्प्रूव। एंड साथ ही साथ उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द मार्केट स्ट्रेटेजी एंड ट्रेंड्स। मार्केट में क्या उनकी स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, मार्केट में लेटेस्ट क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना नवू सूच है, नया क्या है, तो उसे बोलते हैं ट्रेंड, ट्रेंड और पैटर्न, इसके बारे में जानना पड़ता है। If the marketing research department fails to predict the firm's ability to achieve its sales forecast, its sale for that specific product might go down and lead to the huge loss. देखो, समझने की कोशिश करो, अगर मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट ने कंपनी की एबिलिटी
फ्यूचर सेल फोरकास्ट करने की एबिलिटी को अगर नहीं जाना, मतलब अगर मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये समझने में भूल कर दी कि फ्यूचर में हमारे किसी प्रोडक्ट की कितनी सेल हो सकती है, तो उसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, और उससे एक सीधा क्या होगा, उसका सीधा रिजल्ट क्या निकलेगा, लॉस, ह्यूज लॉस। तो इसीलिए मार्केट को अप्रोच करना, मार्केट को स्टडी करना, मार्केट पर ध्यान देना, एक एक चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो बाकी के 4 दिए हुए हैं, इनको इसी सीक्वेंस में याद रखो तो आपके लिए याद रखना आसान होगा। 5th है परचेजिंग डिपार्टमेंट, 6th है प्रोडक्शन, 7th है सेल्स और 8th है पब्लिक रिलेशन। देखो ये जो 3 है ना, परचेजिंग, प्रोडक्शन और सेल्स, ये तीनों सीक्वेंस में याद रखना बहुत आसान है। देखो पहले रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है ना, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद प्रोडक्ट बनाया जाता है, मतलब उसका प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन करने के बाद उसका क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल्स के बाद आप मार्केटिंग भी लिख सकते हो, या फिर सेल से पहले भी मार्केटिंग लिख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन के पहले आप मार्केटिंग लिख दो और उसके बाद सेल्स लिख दो। तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स 1 बाय 1 एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं, याद करो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिकम्पोजिशन ऑफ सिस्टम्स, सीरियल एंड मैट्रिक्स। तो ये तीनों सीरियल में आते हैं ना, पहले परचेज होगा रॉ मटेरियल, उसके बाद प्रोडक्शन किया जाएगा और उसके बाद सेल होगा। ठीक है, सो दे कम इन अ सीक्वेंस। तो नेक्स्ट इज परचेजिंग। परचेजिंग मतलब क्या, सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदना। अब इसमें 2 बातें आ जाती हैं। रॉ मटेरियल जब लिया जाता है तो उसकी क्वालिटी भी इंस्पेक्ट करनी पड़ती है, क्वालिटी इंस्पेक्शन। मतलब जो रॉ मटेरियल हमने जितना ऑर्डर दिया था, जितनी चीज़ के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, वो सब आई और सही क्वालिटी की आई या नहीं आई, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए परचेज एक्विजिशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप कभी भी सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको एक बिल दिया जाता है। आपने अगर फॉर एग्जांपल 10 सोप्स खरीदे हैं, 10 सोप्स, या फॉर एग्जांपल 50 बिस्किट के पैकेट खरीदे हैं, तो उसमें लिखा होता है 1 × 50। अगर एक पैकेट 10 रुपये का है और 50 पैकेट्स खरीदे हैं तो 1 × 50 500। तो आप घर पे आके चेक करते हैं कि मैंने 50 पैकेट्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, मेरी थैली के अंदर 50 पैकेट्स हैं या नहीं है, तो क्रॉस चेक करने के लिए वो काम आता है। तो जब रॉ मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट की जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में परचेज एक्विजिशन फॉर्म में हर एक चीज़ की लिस्ट होती है। उससे क्रॉस चेक होता है कि जो चीज़ों के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट फुलफिल हुई या नहीं हुई, और सामान सही तरीके से आया या नहीं। और इसी में आपको तीसरी चीज़ एक और याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। ये 2 वर्ड्स आएंगे, अभी आप आगे जाकर देखोगे। एक होता है अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट, एक होता है अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी सप्लायर से रॉ मटेरियल आया, क्योंकि उसको पेमेंट करने की ज़रूरत है, तो अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट के पास ये लिस्ट रहती है, जिससे ये पता चलता है कि जितना सामान आया है उसके लिए जो सप्लायर्स क्लेम करेंगे उतना पैसा हमें देना है। ठीक है, सो परचेजिंग डिपार्टमेंट, द परचेजिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कॉन्स्टेंटली आते रहने चाहिए। देखिए सीधी बात है, अगर रॉ मटेरियल आना बंद हो गया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद होगा, मार्केटिंग बंद होगा, मार्केटिंग बंद होगा, सेल बंद होगा, सेल बंद होगा, फाइनेंस बंद होगा, फाइनेंस बंद होगा, कंपनी बंद होगी। बात समझ में आती है? तो सब चीज़ें बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। तो कॉन्स्टेंटली रॉ मटेरियल आता रहना चाहिए, मशीनरी सही तरीके से चलती रहे उसका ध्यान रखना है, इक्विपमेंट्स यानी कि सभी साजो सामान, इवन स्टेशनरी भी काम आती है, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फेवरेबल बिड, कई बार बिड लगाई जाती है। बिड मतलब समझते हो, बोली लगाना। कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अलग अलग सप्लायर से रॉ मटेरियल लेती है, एक सप्लायर फिक्स नहीं होता इनका, अलग अलग सप्लायर से भी रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, तब बिड लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल याद करो हमने डिस्कस किया था बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ पर बिड लगाई जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल 1000 किलोग्राम ऑफ फ्लार लेना है, फ्लार मतलब आटा लेना है, तो हम कौन से सप्लायर से लें। ये वाला सप्लायर फॉर एग्जांपल 20 रुपये किलो का देता है और दूसरा सप्लायर हमें 25 रुपये किलो का देता है, तीसरा एक सप्लायर है जो 18 रुपये किलो से दे रहा है। अगर सेम क्वालिटी हो तो हम वहाँ से परचेज करेंगे। ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कब कब डिलीवरी हुई सामान की, कितनी क्वांटिटी डिलीवर हुई और कितना डिस्काउंट। वेयरहाउस कीपर्स, वेयरहाउस कीपर मतलब ये जितना भी रॉ मटेरियल आएगा वो सब कहाँ जाएगा, वेयरहाउस में जाएगा ना, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं गोडाउन, जहाँ पर सभी रॉ मटेरियल कलेक्ट करके रखा जाता है। तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति ध्यान रखने वाला ज़रूर होगा। तो वेयरहाउस कीपर्स को एक लिस्ट मिलती है, मतलब कि एक कॉपी मिलती है किसकी, परचेज एक्विजिशन फॉर्म की, जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल आया रिलेटिंग टू द इनफ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर्स। ठीक है, तो अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की, परचेज एक्विजिशन फॉर्म की, मतलब कितना सामान आया,
ताकि वो उसके हिसाब से जो सप्लायर क्लेम कर रहा है उसको उतना पैसा दिया जा सके, ठीक है। सो इट नीड्स these documents supporting the evidence about various supplier claims. Clear? Next is production. Production मतलब सामान बनाना। तो यहाँ पर सब सप्लायर से रॉ मटेरियल आ गया, परचेजिंग डिपार्टमेंट ने उसकी क्वालिटी चेक कर ली, परचेज एक्विजिशन फॉर्म भी मिल गया, अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट ने उसके लिए पेमेंट भी कर दी। तो अब क्या काम शुरू होगा? अब प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इन दिस डिपार्टमेंट डेटा अबाउट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी, बनेगी, तो रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे ना, अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। 4 M's, इसको कहते हैं 4 M's, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, चारों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मार्केट तो बाहर है, लेकिन मैन पावर, मशीन, मनी, पैसा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से ही आपका प्रोडक्ट बनता है। शेड्यूलिंग, कौन सा काम कब करना है, पूरा शेड्यूल डिसाइड करना पड़ता है। कौन सी मशीन पर कौन बैठेगा, मतलब कौन सी मशीन पर कौन काम करेगा, बैठेगा नहीं, ठीक है ना। कौन सी मशीन कौन संभालेगा, कौन कंस्ट्रक्शन का काम संभालेगा, कौन बिल्डिंग का काम संभालेगा, कौन डिज़ाइनिंग करेगा। प्रायोरिटी ऑफ वर्क, कौन से काम को पहली प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम बाद में करना है, ये सब चीज़ें सेट की जाती है। नंबर ऑफ मशीन्स, कितनी मशीन्स चल रही हैं, कितनी मशीन्स बंद हैं। आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन बंद नहीं रहनी चाहिए। बंद रहती है इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, ऑल दीज मस्ट बी मेंटेन्ड, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। पीरियोडिक रिपोर्ट्स आर जनरेटेड एंड प्रोवाइडेड टू द प्लांट मैनेजर्स टू इन्फॉर्म देम अबाउट देयर प्रोडक्शन स्टेटस। डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए और ये प्लांट मैनेजर को पता चलना चाहिए कि आज कितना प्रोडक्शन हुआ, कल कितना हुआ। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिले ना प्लांट मैनेजर को, तो पूरी की पूरी कंपनी बंद हो जाए, पता ही ना चले कि कंपनी फ़ायदे में जा रही है कि नुकसान में जा रही है। कई बार मैन्युफैक्चरिंग करते करते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा आ गया, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आ गया, प्रोडक्शन जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हो गया, तो स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, बाद में स्टॉक ख़राब भी हो सकता है। So we need to control the manufacturing cost. It is the prime objective of the production department. Prime मतलब main objective है organization का, production department का। Therefore data about the assignment of labor to various departments, कौन कौन से labor, कौन कौन से employees कहाँ पर काम कर रहे हैं, and actual overhead cost are processed. कितना एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है प्रोडक्शन में, उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। These must be maintained and transmitted to necessary departments that require it. जिसको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है। Along with the production, quality control department must get the periodic reports containing the number of units produced. कितना सामान प्रोड्यूस हुआ उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, किसके पास? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास। देखो, एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ होता है, वो क्या करता है? रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करता है। और एक क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के साथ भी होता है, जो क्या चेक करता है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसकी क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है। सो हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बैचेज इन ऑर्डर, ताकि उन्हें पता चले कि जो सैंपल साइज़ है या फिर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो क्वालिटी इंस्पेक्शन के अनुसार खरे उतरते हैं या नहीं उतरते, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स, और लास्ट है हमारा पब्लिक रिलेशन। सेल आप सभी जानते हैं, प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है। मार्केटिंग में प्रोडक्ट बिकता नहीं है। मार्केटिंग मतलब आप उसकी अभी सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, अभी कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट गया नहीं है। मार्केटिंग हो जाने के बाद सेल होती है, और कई बार ऐसा भी है कि आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली सेल हो जाता है। सो द सेल्स डिपार्टमेंट इज़ द मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जनरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब कि सेल्स डिपार्टमेंट का ही मेजर काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा जहाँ से सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। वेयर एफर्ट्स आर मेड टूवर्ड्स द साउंड प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स। सेल्स बढ़ती रहनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी साउंड प्लानिंग, साउंड का मतलब आवाज़ नहीं, साउंड का मतलब अच्छी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। Data in the sales department are used to produce a flow of indicative information about the regions where sales has been improved. Organization को पता चलना चाहिए कौन से रीजन में, कौन से एरिया में सेल इम्प्रूव हुई। टोटल सेल्स फोरकास्ट, हमने जितना फोरकास्टिंग किया था, मतलब जितना अज्यूम किया था, याद करो फोरकास्टिंग, पास्ट यानी कि हिस्टोरिकल डेटा से हम फ्यूचर के सेल्स के बारे में जान सकते हैं कितनी सेल हो सकती है। एक्चुअल सेल कितनी हुई, पहले तो फोरकास्टिंग किया जाता है, यानी कि एजम्पशन किया जाता है हिस्टोरिकल डेटा से, बाद में एक्चुअल सेल कितनी हुई उसके बारे में जानकारी मिलती है। एंड सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, सेल्स एम्प्लॉयज़ ने सही तरीके से की या नहीं की, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस प्रॉपर है या नहीं है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सेल्स मैनेजर्स को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड दिया गया है ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स,
ड्रिल डाउन रिपोर्ट का मतलब होता है गहराई में जाना, गहराई में जाना। जैसे अगर मैं सिंपली कहूँ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, फिर बाद में कहूँ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एम्प्लॉयज़ वाइज, फिर बाद में कहूँ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एम्प्लॉय वाइज एरिया वाइज, फिर मैं कहूँ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एम्प्लॉय वाइज एरिया वाइज डेट वाइज, तो और ये डिटेल में जा रहे हैं हम, तो इससे क्या होता है, इसे बोलते हैं ड्रिल डाउन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और गहराई की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ताकि हमें पता चल सके। फॉर एग्जांपल डिटेल्स ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट वाइज, डेट वाइज, एम्प्लॉय वाइज। सेल्स मैनेजर यूज दिस डेटा इन इवेल्युएटिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उनका कंट्रीब्यूशन उनको उससे पता चलता है। द मैनेजमेंट मस्ट बी गिवन इंफॉर्मेशन ऑन एनी सिग्निफिकेंट डेविएशंस, डेविएशंस यानी कि चेंजेस, मतलब कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जितना सोचा था सेल, अभी हमने डिस्कस किया ना कि उन्होंने जितनी फोरकास्टिंग की थी उस हिसाब से कितनी एक्चुअल सेल हुई, और इसमें यदि कुछ चेंज मिलता है, चेंज मतलब डेविएशन, ऊंच या नीच हो जाती है, कि अगर फॉर एग्जांपल सोचा था कम और ज़्यादा हो गई, या सोची थी ज़्यादा और कम सेल हो गई, तो ऐसा कुछ डेविएशन यदि हो रहा है from the predetermined forecast along with the justification and information related to cash and credit sales, कैश सेल कितनी हुई और क्रेडिट पर यानी कि उधारी पर कितनी सेल हुई, ये भी पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लास्ट इज पब्लिक रिलेशन, दिस डिपार्टमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर की दुनिया और ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, दोनों के बीच में एक जो गैप होता है ना, वहाँ पर एक ब्रिज बनाने का पब्लिक रिलेशन का काम होता है, ठीक है, ध्यान रखने का काम होता है कि कंपनी में किस तरह से काम हो रहा है और बाहर कस्टमर को क्या चाहिए, बाहर पब्लिक में क्या ज़रूरत है, बाहर की मार्केट कंडीशंस क्या है। यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स, यूनियन मतलब समझते हो, एम्प्लॉयज़ का एक यूनियन होता है, उनका पूरा एक ग्रुप होता है, उसको यूनियन कहते हैं। उनके पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान देना, नेगोशिएशंस, कई बार पैसे का आपको नेगोशिएशन करना पड़ता है, ठीक है, मेरी बात नहीं तो तुम्हारी बात रखी जाएगी, तुम्हारी बात नहीं तो मेरी बात रखी जाएगी, बात को रखने की बात जहाँ पर आती है उसे कहते हैं नेगोशिएशन। स्कॉलरशिप्स एंड एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस एंड द सर्विसेज रेंडर्ड टू द कम्युनिटी, कई बार फ्री में भी पढ़ाई करवाती है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पता होंगी। दे हेल्प और दे सर्व द कम्युनिटी, दीज आर द टिपिकल इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट्स मेंटेन्ड बाय द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इन चीज़ों पर ध्यान देता है। ओके, तो ये 8 जो हैं हमने देखे, these 8 are the users of information inside the organization. Now we will see 4 users of information outside the organization. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के 4 यूजर्स जो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। सो अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यूजर्स सीक पार्शियल डेटा फ्रॉम द फर्म एज अ बिजनेस एंटिटी। एक बिजनेस के डेटा को बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को, बाहर के कोई भी गवर्नमेंट को या फिर ऑडिटर को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन को एसेस करना पड़ता है, यानी कि चेक करना पड़ता है। सो दे डोंट नीड द होल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले है गवर्नमेंट। एक प्रोडक्ट एक बार बन जाता है किसी भी फर्म के द्वारा, अ प्रोडक्ट वंस डेवलप्ड बाय एनी फर्म कैन ओनली एंटर इन द मार्केट इफ इट पासेस थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस सेट बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। हर एक गवर्नमेंट बॉडी कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है, रूल्स रेगुलेशन सेट करती है। अगर वो प्रोडक्ट उस कंडीशंस पर खरा उतरता है तभी वो मार्केट में चल सकता है और आता है, अदरवाइज वो नहीं आएगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट नीड्स डेटा अबाउट द वर्क प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गिवन बाय देम टू द पब्लिक। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस पब्लिक को यानी कि कम्युनिटी को दे रही है, रेंडर कर रही है, वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, गवर्नमेंट उसे पास ही नहीं करती। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स वेरियस रिपोर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अबाउट द इनकम टैक्स मैटर्स ऑल्सो। आपको मालूम है कितनी इनकम हुई किसी भी कंपनी की, सबसे पहले गवर्नमेंट की उसके ऊपर नज़र होती है। एंड अदर रेगुलेशंस मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी बनाती है। तो पहले गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सो ये आउटसाइड यूजर है। दूसरा कौन है, ऑडिटर। आपको मालूम है हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का पर्सनल सीए यानी कि अकाउंटेंट तो रखती है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी हायर किया जाता है जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करता है। अगर खुद का ऑडिटर नहीं है तो बाहर का एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालेगा और फाइनली उसका प्रॉपर रिजल्ट यानी कि उसका पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट्स कंपनी को देता है। एन एक्सटर्नल ऑडिटर और अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से एसेस करता है और उसकी वैलिडिटी भी चेक करता है। उसकी वैलिडिटी भी चेक करनी होती है कि वो प्रॉपर वैलिड स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। उसको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ती है, बहुत प्रकार की इंफॉर्मेशन। ही सीक्स मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्ट एज अ सपोर्टिंग एविडेंस इन हिज कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू प्लान द बजट।
वो बजट प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन तभी हेल्प कर सकेगा जब कंपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसको सब कुछ खुल करके बताए। तो अकाउंट्स रिसीवेबल, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि कितना पैसा लेना बाकी है। अकाउंट्स पेएबल, कितना पैसा देना बाकी है। इन्वेंट्री इवैल्यूएशन शीट, कितना स्टॉक में सामान पड़ा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑडिटर्स इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फाइनेंस मैनेज करने का काम ऑडिटर का रहता है और जो जनरली कंपनी के बाहर का होता है। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। या फिर जिन्होंने खरीदे नहीं है लेकिन फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव भाई हो सकता है, जुड़ सकते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स and prospective investors are interested in information related to the annual earning, price earning ratios and projections for future expansion। देखो, कस्टमर कभी भी कंपनी के शेयर तभी खरीदेगा, किसी भी कंपनी के शेयर तभी खरीदेगा जब उसके शेयर्स के दाम बढ़ने वाले हों। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जिसके शेयर्स के दाम कम होने वाले हों? नो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनुअल अर्निंग, पूरे साल में कंपनी ने कितना पैसा कमाया। प्राइस अर्निंग रेशियो, उसकी रेशियो के बारे में पता चलना चाहिए। एंड प्रोजेक्शंस फॉर द फ्यूचर एक्सपांशन, कंपनी आगे जाकर कितनी एक्सपांड होने वाली है, कितनी बढ़ने वाली है। इन्वेस्टर्स ऑल्सो नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मटीरियल डिसीजंस अफेक्टिंग द फर्म, उसके एसेट वैल्यूएशन एज वेल एज इनकम डिटर्मिनेशन, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कंपनी के एसेट के बारे में भी जानकारी उसे होनी चाहिए। यानी कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस उसे पता होगी, तभी वो यूज़र, तभी कस्टमर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। और लास्ट तो है ही कस्टमर, जिसने भले ही कंपनी का शेयर नहीं खरीदा हो लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस या कभी भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल की हो, तो उसे बोलते हैं कस्टमर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So customer requires unlimited amount of information depending upon the type of business firm with which he deals। जिस भी कंपनी से उसका लेना देना होता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कस्टमर ज़रूर जानने की कोशिश करेगा। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको पहले पता चलता है कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंट्री की ये कंपनी है, पिछले कितने सालों से चल रही है, प्रोडक्ट अच्छा चलता है या नहीं चलता है, कितने लोगों से फीडबैक लेते हो, कितनी कंपनी की गहराई में जाते हो। कुछ लोग तो इवन वेबसाइट्स भी चेक करते हैं, कंपनी की प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, पूरी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेस्ट एग्जांपल है, देखो, जब कोई भी एयरलाइन ट्रैवलर कभी भी फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए जाता है तो उसको सब डिटेल जाननी ज़रूरी पड़ती हैं। जैसे टाइमिंग्स एंड टाइप्स ऑफ फ्लाइट्स अवेलेबल, फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, आधी रात को फ्लाइट है, दिन के समय फ्लाइट है, फ्लाइट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ही मे ऑल्सो रिक्वायर टू नो अबाउट द टर्म्स ऑफ एक्सेस लगेज पेमेंट। आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक फ़्लाइट के अंदर 15 kg जो है, इतना बैगेज अलाउड है, 15 किलोग्राम्स। उसके अलावा 7 kg आप हैंड बैगेज में लेके जा सकते हो। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर 25 kg अलाउड है, लेकिन उसके अलावा अगर एक भी kg एक्स्ट्रा होता है तो कोई कोई फ़्लाइट 200 रुपीज़ पर kg भी चार्ज करती है। तो ये लगेज पेमेंट के बारे में भी इसको पता होना चाहिए कस्टमर को। एंड द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द फ्लाइट, यानी कि फ़्लाइट कब पहुँचेगी। एग्जाम्पल दूसरा एक दिया हुआ है, कस्टमर परचेजिंग एन ऑटोमोबाइल। आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो, कार, बाइक या कोई भी व्हीकल, ही नीड्स टू नो अबाउट द वारंटी क्लॉजेस। आप जानते हो ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है। जनरली आजकल गारंटी नहीं मिलती लेकिन वारंटी मिलती है। आपको डिफरेंस मालूम है गारंटी और वारंटी के बीच का? गारंटी मतलब पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा और वारंटी मतलब उसको रिपेयर करके ठीक करके दिया जाएगा, रिपेयर में नया उसका स्पेयर पार्ट लगा दिया जाएगा। सेफ्टी, आपकी जो ऑटोमोबाइल है वो आपको सेफ्टी देती है या नहीं देती है, जैसे कार में एयर बैग्स अभी कंपलसरी हो गए हैं। इंश्योरेंस, इकोनॉमी फीचर्स, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए, बजट के अंदर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कस्टमर ध्यान देता है। तो ये 4 हैं, ये यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट है, ऑडिटर है यानी कि CA, शेयर होल्डर्स एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, और लास्ट है कस्टमर।